अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनी टू ऑर्बिट्स एंड कैलकुलेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर। जिस तरह हमने बोहर एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था कि as long as an electron remains in a particular shell, it neither evolves nor absorbs energy। जब तक इलेक्ट्रॉन किसी खास शेल में होता है तो इसके एनर्जी में डिफरेंस नहीं आता है, फर्क नहीं आता है। लेकिन when electron jumps from one shell to another, only then the energy change comes। और फिर हमने पढ़ा था कि when electron jumps from higher energy shell to lower energy shell, it radiates energy। और जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल में जाता है तो इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। आज की वीडियो में हम एक कैलकुलेशन डिराइव करेंगे जिसके बाद हमें पता चलेगा कि जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाता है तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब या खारिज करता है। और वही एनर्जी चूंकि इन द फॉर्म ऑफ लाइट एब्जॉर्ब या खारिज होती है तो उस लाइट की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर हम किस तरह मालूम करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इनके लिए कैलकुलेशंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर एंड हायर शेल्स या ऑर्बिट्स be E1 and E2 respectively। हम फर्ज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब लोअर शेल में होता है तो उसकी एनर्जी E1 है और जब ये हायर शेल में होता है तो इसकी एनर्जी E2 है। हमें पता है फ्रॉम आवर लास्ट टॉपिक वी हैड डिस्कस्ड दैट एनर्जी इज इक्वल टू E minus E4m divided by 8 h square epsilon naught square into z square divided by n square। यहां पे E1 तो यहां पे हम n के लिए N1 लगा लेते हैं। यहां पे N1 जो है ये हम रिप्रेजेंट करेंगे any lower shell to which electron comes। और E2 जो है वो बराबर है E4m डिवाइडेड बाई 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू z स्क्वायर डिवाइडेड बाई, चूंकि ये हायर एनर्जी शेल को रिप्रेजेंट करता है। हमने यहां पे लिखा है कि हायर एनर्जी शेल को हम E2 पे रिप्रेजेंट करते हैं तो N2 को हम यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे एनी हाई एनर्जी शेल। यानी यहां पे N1 और N2 का मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट शेल और सेकंड शेल। एनी शेल जो कि लोअर एनर्जी पे हो उसको हम N1 पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी, थर्ड भी, एनी शेल हो सकता है जिसको इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी शेल से आएगा। और N2 एनी शेल विच इज रिलेटिवली एट हायर एनर्जी, यानी जहां से इलेक्ट्रॉन नीचे वाले शेल की तरफ जाएगा तो उनको हम N2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अब नाउ as we know that, हमें पता है कि डेल्टा E जो होता है एनर्जी डिफरेंस, बोहर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स में हमने पढ़ा था। ये डेल्टा E जो है ये E2 माइनस E1 के बराबर होता है। ठीक है। और ये यहां पे हम E2 माइनस E1 की वैल्यूज लगा लेते हैं। E2 जो है, E2 की वैल्यू क्या है? माइनस E4m डिवाइडेड बाई एट h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू z स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 स्क्वायर माइनस ये अपना माइनस आ गया। अब E1 की वैल्यू में अनदर माइनस है, सो माइनस E4m divided by 8
एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर। तो ये जो है ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन बन गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस E4m डिवाइडेड बाय 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पे E4m डिवाइडेड बाय 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास एनर्जी डिफरेंस आ गया। अब चूंकि नॉर्मली हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब लिखते हैं तो हम लेफ्ट पे पॉजिटिव रिप्रेजेंट करते हैं और मिड में जो है वो नेगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं, लिहाजा इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं इस तरह। ये टर्म हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद ये माइनस वाला लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा E4m डिवाइडेड बाय 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर। ये टर्म हमने लिख लिया। अब माइनस वाला आ जाएगा, माइनस E4m डिवाइडेड बाय 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया डेल्टा ई का। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब यहां पे हम देख सकते हैं ये जो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ गया, इस इक्वेशन में E4m डिवाइडेड बाय 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर यहां एस फैक्टर में भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, सो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास बन जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू E4m डिवाइडेड बाय 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। इसको हमने कॉमन ले लिया। अब क्या रह गया, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन आ गया सॉलिड फॉर्म में। अब जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वी नो दैट, हमें पता है कि E4 विच इज अ कांस्टेंट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, m 8 एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, इनकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इससे आता है 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर -18 जूल पर एटम। तो अगर हम इस टर्म के बजाय इसकी वैल्यू पुट कर ले तो यहां पे हमारे पास डेल्टा ई आ जाएगा 2.18 ज़रब 10 रेज टू द पावर -18 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर एटम। तो हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन इन टर्म ऑफ जूल पर एटम। दिस इज अ स्मॉल यूनिट। अगर हम इसको लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा 1312.36 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर मोल। सो ये जो इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया, दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनी टू शेल्स। यहां पे सपोज इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से फर्स्ट में आता है
तो हायर एनर्जी शेल जो है वो तल है, यानी N2 को हम यहां पे लिख लेंगे। N2 की वैल्यू 3 है, नंबर ऑफ शेल तल से आता है। और किस शेल में आता है? लोअर एनर्जी शेल N1 है, तो यहां पे 1 की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो हमारे पास यहां पे इसका जवाब आ जाएगा। अब ये तो इससे हमें अंदाजा होगा कि कितनी एनर्जी जो है वो इमिट होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम N5 टू N2, फाइंड आउट डेल्टा ई। अगर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल से सेकंड शेल में आता है तो कितनी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करेगा, खारिज करेगा। तो यहां पे हायर एनर्जी शेल फिफ्थ है और हमने कहा है कि N2 जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे शेल एट हायर एनर्जी। तो N2 यानी हायर एनर्जी शेल, इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, किस हायर पोजीशन पे आता है? शेल नंबर 5 से आता है। और N1 लो एनर्जी शेल, इलेक्ट्रॉन किस शेल में आता है? शेल नंबर 2 में आता है, उसके लिए n इज इक्वल टू 2 है। तो इस इक्वेशन में अब हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेल्टा ई अगर हम मालूम करना चाहते हैं 1312.36 इनटू 1 ओवर N1 स्क्वायर के बजाय हम लिख लेंगे N1 क्या है, 2 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, N2 क्या है, 5 है, तो यहां पे 5 स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 1312.36 इंटू 1 ओवर यहां पे हो जाएगा 4 माइनस 1 ओवर यहां पे हो जाएगा 25। अब इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 25 माइनस 4, तो ये बन जाएगा 1312.36 इंटू यहाँ पे 24 और 25 माइनस 4 से आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 100, तो 275 पॉइंट डेल्टा ई कितना आएगा, 275.59 किलो जॉल। तो इस तरीके से हम मालूम करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में फिफ्थ शेल से जंप करके सेकंड शेल में आता है तो 275.59 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये इन द फॉर्म ऑफ लाइट रिलीज होती है, तो इस लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी वेवलेंथ कितनी होगी और इसकी वेव नंबर कितनी होगी, उसके लिए अब हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। अब यहां पे हम फ्रीक्वेंसी के लिए कैलकुलेशन करेंगे। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम इस तरह प्रोसीड करेंगे जिस तरह हमने बोहर एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था कि ये डेल्टा ई जो होता है ये इन द फॉर्म ऑफ लाइट होता है जो कि h न्यू के बराबर है। ये हमने पढ़ा था बोहर एटॉमिक मॉडल में। अब डेल्टा ई की वैल्यू यहां पे हमारे पास आ गई, क्या है, E4m डिवाइडेड बाई 8 h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। सो h न्यू के साथ यानी डेल्टा ई इस चीज के बराबर है, यानी हम लिख सकते हैं कि h न्यू डेल्टा ई की वैल्यू के बराबर है। तो यहां पे हम डेल्टा ई की वैल्यू पुट कर लेंगे, E4m डिवाइडेड बाई 8 h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू z² डिवाइडेड बाई N1 स्क्वायर माइनस z स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 स्क्वायर। ओके, नाउ अगर ये एक जो है ये यहां से हम नीचे ले आए तो न्यू हमारे पास बराबर हो जाएगा E4m डिवाइडेड बाई 8 h² पहले से मौजूद था, एक h और आ गया, h³ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू z² डिवाइडेड बाई N1 स्क्वायर माइनस z² डिवाइडेड बाई N2 स्क्वायर। ये हो गया। अब चूंकि हाइड्रोजन के लिए फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1, तो अगर हम ये z यहां से रिमूव कर ले तो यहां पे डायरेक्ट हम 1 लगा सकते हैं। तो यहां पे मैं डायरेक्ट ही लिख लूंगा
since for hydrogen Z is equal to 1, so ये हो जाएगा 1 over in 1 square minus 1 over in 2 square, जिस तरह हमने यहाँ पे किया हुआ था. ओके, तो through this equation we can calculate frequency of radiation that emits in the form of electronic de-excitation. Okay, अब as we know that हमें पता है कि न्यू जो होता है वो सी ओवर लेमडा के बराबर होता है. तो पुट द वैल्यू ऑफ न्यू इन अबाव इक्वेशन. तो ये अबाव इक्वेशन बराबर हो जाएगा, न्यू के बजाय हम सी बाई लेमडा लिख लेते हैं. सी बाई लेमडा इज इक्वल टू E4 m डिवाइडेड बाई 8 h square epsilon naught square into 1 over in 1 square minus 1 over in 2 square. ये आ जाएगा. अब बट हमें पता है कि 1 over लेमडा जो होता है वो किस चीज के बराबर होता है, वो न्यू बार के बराबर होता है. न्यू बार हम रिप्रेजेंट करते हैं वेव नंबर इस पे. सो यहाँ पे इस इक्वेशन में 1 ओवर लेमडा के बजाय हम न्यू बार वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं. लिहाजा ये बन जाएगा सी न्यू बार इज इक्वल टू दिस E4 m डिवाइडेड बाई 8 h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू 1 ओवर इन 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर इन 2 स्क्वायर. अब ये C जो है स्पीड अप लाइट है, तो इस C की वैल्यू को हम नीचे ला सकते हैं. तो न्यू बार हमारे पास फाइनली बराबर हो जाएगा E4 m डिवाइडेड बाई 8 C h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू 1 ओवर इन 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर इन 2 स्क्वायर. यहां पे E4 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है. तो इन तमाम कांस्टेंट की वैल्यू को एक साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया जिसका नाम था रेडबर्ग, और इससे जो हासिल हुआ उसको उसने नाम दिया रेडबर्ग कांस्टेंट. r से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और दैट इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 पर मीटर. ठीक है, लिहाजा इफ वी पुट दिस वैल्यू इन दैट इक्वेशन बिकम्स न्यू बार इज इक्वल टू R into 1 over in 1 square minus 1 over in 2 square. And this is the final equation for calculating. This is the final equation for calculating wave number. Wave number inverse is wavelength. So हम wave number से wavelength डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं. इस इक्वेशन से हम डायरेक्टली वेव नंबर मालूम कर सकते हैं. इस इक्वेशन से हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं, और उस इक्वेशन से हम डायरेक्टली क्या मालूम कर सकते हैं, यहाँ से हम डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं एनर्जी डिफरेंस when electron comes from one shell to another. So this was all about today's topic. If you have any question, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.